हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के कत्यूरी वंश के बारे में। कत्यूरी वंश जो है वो उत्तराखंड का सबसे ख्याति प्राप्त वंश है और इसके साथ साथ ही ये उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक वंश भी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा है तो वो है आपका कत्यूरी वंश। ठीक है, इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी आपकी कार्तिकेयपुर, यानी कि जब इस कत्यूरी वंश की स्थापना हुई तो स्टार्टिंग के डेज में इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, आपकी कार्तिकेयपुर थी। और ये कार्तिकेयपुर कहाँ है? कार्तिकेयपुर है आपका जोशीमठ के पास। ठीक है, और जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ टाइम बाद इन्होंने अपनी जो कैपिटल है उसको कार्तिकेयपुर से ट्रांसफर करके कहां पहुंचा दिया? बैजनाथ पहुंचा दिया। बैजनाथ आपका बागेश्वर के पास पड़ता है। ठीक है, अब ये जो आपकी राजधानी ट्रांसफर करी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये राजधानी का ट्रांसफर किसने करा, तो इस राजधानी का ट्रांसफर करा आपके कत्यूरी नरेश नरसिंह ने। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा क्या कत्यूरी वंश की राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ किसने स्थानांतरित करी या बैजनाथ को कैपिटल किसने बनाया कत्यूरी वंश में, तो किसने बनाया? कत्यूरी नरेश नरसिंह ने बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इनके जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए, कई सारे इंस्क्रिप्शन हमें कत्यूरी वंश के प्राप्त हुए हैं जिसके द्वारा हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इन इंस्क्रिप्शंस के आधार पर हमें 14 राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं। इसमें जो आपके पहले शासक हैं जो इस वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं वो है आपके वसंत देव। दूसरे जो शासक है उनका नाम मिट गया अभिलेख से, इसीलिए हम नहीं जान पाए कि उनका नाम क्या है। उसके बाद के जितने शासक हैं सबके नाम आपको देखने को मिलते हैं। तीसरे शासक है आपके खप्पर देव, फिर है आपके अधिदश देव, दूसरे आपके त्रिभुवन राजदेव, निम्बर देव, इष्टगण, ललित सुरदेव, भूदेव, सलोड़ादित्य, इच्छर देव, देशर देव, पद्मदेव और लास्ट में आपके सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, तो ये जो 14 राजा हैं इसमें आपका ये पूरा का पूरा वंश एक ही है, कत्यूरी वंश। लेकिन इस कत्यूरी वंश में 3 परिवारों ने शासन किया। ठीक है, तो जैसे कि आपका पहला परिवार था वसंत देव का परिवार था, दूसरा जो परिवार था वो था आपका निम्बर देव का परिवार, तीसरा था आपका सलोड़ा दित्य का परिवार। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि कत्यूरी वंश में कत्यूरी जो राजा हुए उनके 3 परिवारों ने शासन किया। पहली बार में किया वसंत देव की फैमिली ने शासन, यानी पहले वसंत देव राजा बने, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, ऐसे करके। ठीक है, फिर दूसरा परिवार है आपका निम्बर देव का, तो निम्बर देव राजा बने, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, इस प्रकार से। तीसरे जो हुए वो हुए आपके सलोड़ा दित्य। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखना इसमें कि ये आपके जो 14 के 14 राजा है, इन 14 राजाओं में से केवल 3 राजाओं को छोड़कर सभी राजाओं ने एक उपाधि जो है वो सबने धारण करी है, और वो उपाधि है आपकी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उपाधि का नाम क्या है? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम ही हो गया। ठीक है, अब किन राजाओं ने ये आपकी उपाधि धारण नहीं करी है, तो वो है आपके त्रिभुवन राजदेव, निम्बर देव और सलोड़ादित्य। केवल कत्यूरी वंश में केवल ये 3 राजा हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार की कोई उपाधि धारण नहीं करी। बाकी सभी राजाओं ने ये उपाधि तो धारण करी ही, इसके साथ कुछ कुछ राजाओं ने कुछ अन्य उपाधियां भी ग्रहण करी। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अगला जो है वो है आपका संस्थापक। तो कत्यूरी वंश के संस्थापक कौन है? वसंत देव और वासुदेव है। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन आपके एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनके अकॉर्डिंग ये जो वासुदेव है और जो वसंत देव है वो दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा कत्यूरी वंश के संस्थापक कौन है तो आप क्या नाम देंगे? वसंत देव को नाम देंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखो वैसे तो कत्यूरी वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे उत्तराखंड में आए, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन जो तथ्य सभी लोग मानते हैं, यानी जो सर्वमान्य तथ्य है, शिव प्रसाद डबराल ने ये कहा कि जो कत्यूरी वंश थे वो खस, हमने जब जनजातियां पढ़ी थी तो हमने खस जनजाति पढ़ी थी, तो उनका ये कहना है कि ये जो खस जनजाति है वही आगे चलकर उसी ने क्या करा? कत्यूरी वंश की स्थापना करी और वही आगे चलकर क्या कहलाए? कत्यूरी कहलाए। ठीक है, अब इसके पीछे वो ये तर्क देते हैं कि कत्यूरी वंश और जो खस समाज है उन दोनों की जो सामाजिक स्थिति है वो लगभग क्या है? बिल्कुल एक जैसी है। इस आधार पर ये जो तथ्य है वो क्या है? सबसे ज्यादा सर्वमान्य है, ज्यादा लोग इसी को मानते हैं। बाकी कुछ कुछ अलग अलग इतिहासकार है, उनकी अपनी अपनी बातें हैं।
ठीक है। अब जो बसंत देव है उनकी उपाधि क्या है? परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि है। ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर को अपनी राजधानी बनाया। अब कोई भी जब राजा बनता है तो सबसे पहले क्या करता है? राजधानी बनाता है। उस राजधानी में उसके जो भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं उस राजधानी से वो अपना पूरा शासन प्रशासन चलाता है। इसने एक और काम किया, इसने जोशीमठ के पास ही नरसिंह मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? बसंत देव ने करवाया। और इसने वैष्णवों को शरणेश्वर नामक जो ग्राम है, यानी जो गांव था, विलेज था, वो अग्रहार में दिया। तो मंदिरों को अगर कोई गांव वगैरह दान में दिए जाते तो उसे अग्रहार बोला जाता है। ठीक है। इनकी जो पत्नी है उनका नाम आया है अभिलेख में ही राज नारायणी। ठीक है। और ये जो नाम है ये आया है, जो हमें बागेश्वर से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें इनकी पत्नी का नाम क्या आया है? राज नारायणी। दूसरा है आपका कि बसंत देव की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका कौन शासक बना? उसका जो पुत्र है वो राजा बना, जिसका नाम हमें अभिलेखों में देखने को नहीं मिलता है। और बस हमें इतना पता चलता है कि वो क्या था? शैव मत को मानता था। किसकी पूजा करता था? शिव भगवान की पूजा करता था, शैव मत को मानने वाला था। अगला है आपका, फिर उसके बाद अधिराज राजा बने। अधिराज जो थे वो खप्पर देव के पुत्र थे। फिर आपके त्रिभुवन राज राजा बने, ये थे आपके अधिराज के पुत्र। इन्होंने कोई भी उपाधि धारण नहीं करी। इनकी पत्नी का नाम आया है बागेश्वर अभिलेख में, क्या नाम आया है? लद्धा देवी आया है। ठीक है। वैसे जो आपका कत्यूरी वंश है ना, इसमें इनके शासन प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको अभी हम आगे करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को आपने जरूर देखना है। ठीक है। इसके बाद जो अगले राजा बने वो बने आपके निम्बर देव। ठीक है। इन्होंने निम्बर वंश चलाया। इनके अन्य नाम भी हैं, तो आप यहाँ से इसको याद रखेंगे, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बागेश्वर अभिलेख में इनका नाम क्या आया है? निब्रत। ठीक है। वहीं अगर पांडुकेश्वर अभिलेख में देखें तो पांडुकेश्वर अभिलेख में इनका नाम क्या है? निम्बरम। ठीक। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम दाशु देवी या नाथू देवी था। दोनों एक ही पत्नी थी, उसका नाम अलग अलग अभिलेख में अलग अलग जगह आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं आपको दाशु लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको नाथू लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा ललित सुर देव का जो अभिलेख है, ताम्र अभिलेख, यानी कि कॉपर का अभिलेख जो है, कॉपर इंस्क्रिप्शन है, उसमें इनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करी गई है। तो एक तरीके का प्रशंसी पत्र भी है वो। दूसरा इनका जो पुत्र थे वो कौन थे? आपके इष्टगण हुए। ठीक है। अब बात करते हैं इष्टगण की। तो इष्टगण ने जो आपकी जो उपाधि परम भट्टारक वाली जो उपाधि थी महाराजा धीराज, वो तो ग्रहण करी ही करी, उसके साथ इन्होंने परम माहेश्वर और परम ब्राह्मण की उपाधि भी क्या करी? ग्रहण करी। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम है धरा देवी और इनका जो पुत्र है वही है, वो है आपके ललित सुर। और ललित सुर के अभिलेख से ही हमें इतनी सारी जानकारियां प्राप्त होती है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। ललित सुर की जो उपाधियां थी वो थी आपकी परम माहेश्वर और परम ब्राह्मण। ठीक है। इसने अपने शासनकाल के 21वें और 22वें वर्ष में 2 ताम्र अभिलेख यानी कि 2 कॉपर के इंस्क्रिप्शन उत्कीर्ण करवाए, एनग्रेव्ड करवाए। और जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं? पांडुकेश्वर से प्राप्त होते हैं। तो जब भी आप देखोगे कि पांडुकेश्वर अभिलेख में हमें ये लिखा हुआ मिला, तो ये ध्यान रखना कि पांडुकेश्वर का जो अभिलेख है वो किसने उत्कीर्ण करवाया या एनग्रेव्ड करवाया, बनवाया? किसने करवाया? आपके ललित सुर देव ने करवाया। ठीक है। इनकी जो पत्नियां हैं, इनकी 2 पत्नियां थी, एक थी लया देवी और एक थी सामा देवी। लया देव के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भूदेव। अगले राजा आपके कौन बने? भूदेव राजा बने। ठीक है। भूदेव आपके क्या थे? ललित सुर के पुत्र थे। और इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण करी? परम ब्राह्मण भक्त और बुद्ध श्रमण शत्रु। ये जो बुद्ध श्रमण शत्रु है ना, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भूदेव थे वो बहुत ज्यादा क्या थे? कट्टर ब्राह्मण थे। ठीक है। यानी कि अपने धर्म को बहुत ज्यादा कट्टरता से मानना, उसी को फॉलो कराना, वही सबसे अच्छा है। इस टाइप की आइडियोलॉजी है वो कट्टरता होगी। ठीक है। तो ये क्या थे? कट्टर ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। इसीलिए इन्होंने देखो उपाधि भी क्या ग्रहण करी है? बुद्ध श्रमण शत्रु की। ठीक है। दूसरा, जब बैजनाथ का मंदिर बन रहा था तो इन्होंने बैजनाथ के मंदिर के निर्माण में बहुत सहयोग भी करा। अगले जो राजा बने वो है आपके सलोड़ादित्य। और यहीं से क्या हुआ? तीसरा जो और आखिरी परिवार था उसका शासन प्रारंभ हुआ। ठीक। देखो जो हम राजाओं के बारे में पढ़ते हैं ना कि ये राजा इसके बाद आया, ऐसे करके, तो इससे क्या होता है? हमारे माइंड में एक स्टोरी फॉर्म हो जाती है, तो हमें इतिहास पढ़ने में आसानी होती है। देखो इतिहास पढ़ने का सबसे सरल तरीका यही है कि आप उसे पहले कहानी के फॉर्मेट में याद रखो कि हाँ इसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसी ऐसी घटनाएं इस क्रम में हुई, फिर आप उनका क्रम और जो ईयर होता है वो इजीली याद रख सकते हो। ठीक है। पहले एक स्टोरी आपके दिमाग में पूरी फ्रेम होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें घटित हुई। अब जो आपके सलोड़ादित्य हैं ये आपके भूदेव के बाद राजा बने। इन्होंने कोई उपाधि धारण नहीं करी। इनकी पत्नी का नाम था सिंधवली देवी और इनके पुत्र थे आपके इच्छर देव। अगले हैं आपके इच्छर देव। इच्छर देव ने भी आपके परम ब्राह्मण, परम माहेश्वर की उपाधि धारण करी।
इनकी पत्नी का नाम था सिंधु देवी, और इनके ताम्रअभिलेख से हमें ये ज्ञात होता है कि इन्होंने अपने शासनकाल के 5वें वर्ष में क्या करा, जो विजयेश्वर मंदिर है उसको एक यमुना नाम का गांव था वो अग्रहार के रूप में दिया। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसके बाद इच्छर देव के बाद आपकी कुछ और शासक बने, जैसे कि आपका देशर देव, पद्मदेव, सुभिक्ष राजदेव, ये सब शासक बने। और सुभिक्ष राजदेव जब शासक बने तो इन्होंने एक नगर की स्थापना भी करी, सुभिक्षा नगर की स्थापना, और उसको कुछ समय के लिए अपनी राजधानी भी बनाया। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको और डिटेल में। फिर अगली जो राजा बने वो बने आपके पद्मदेव। इनकी माता का नाम था पझल्ला देवी और इनके पिता कौन थे, देशर देव। ठीक है, इनका ताम्र जो अभिलेख है, यानी इनका जो कॉपर का इंस्क्रिप्शन है वो हमें कहां से प्राप्त होता है, पांडुकेश्वर नामक एक जगह है वहां से प्राप्त होता है। और इनके काल में इन्होंने क्या स्पेशल किया, इन्होंने अपने शासनकाल के 25वें वर्ष में बद्रीनाथ जो टेम्पल है उसको क्या करी, भूमि दान में दी। ठीक है, डोनेट करी लैंड। दूसरा है आपके सुभिक्ष राजदेव। ये क्या थे, ये कौन थे, पद्मदेव के पुत्र थे। इन्होंने राजधानी कार्तिकेयपुर से स्थानांतरित करके कहां बसाई, कुछ समय के लिए सुभिक्षपुर स्थापित करी। ठीक है, पहले सुभिक्षपुर नाम का एक नगर बसाया, फिर कुछ समय के लिए जो अपनी राजधानी है वो कहां स्थानांतरित कर दी, कहां ट्रांसफर कर दी, सुभिक्षपुर में ट्रांसफर कर दी। इसके बाद जो राजा बने वो बने आपके नरसिंह, और नरसिंह ने अंत में जो राजधानी थी वो कहां स्थापित कर दी, बैजनाथ या बागेश्वर में स्थापित कर दी। तो कत्यूरी वंश की जो आखिरी राजधानी थी वो कहां थी, आपकी बैजनाथ थी। ठीक है, अब इनका जो राजधानी परिवर्तन है इसको लेकर अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य तर्क यानी जिसपे सब एग्री करते हैं कि हाँ ये थोड़ा सही हो सकता है, तो वो ये था कि जोशीमठ वाला जो एरिया था वहां भूकंप, अर्थक्वेक या भूस्खलन जो है, लैंडस्लाइडिंग है, उसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। वहां बहुत ज्यादा लैंडस्लाइडिंग और भूकंप आने के चांसेस हुआ करते थे। तो इसीलिए इन्होंने क्या, सेफली अपनी राजधानी कहां स्थापित कर दी, बागेश्वर बैजनाथ में स्थापित कर दी। ठीक है, लेकिन जब इनकी राजधानी बैजनाथ में स्थापित हुई है ना, उसके बाद के हमें अभी तक कुछ भी बहुत पुख्ता तरीके से हमें चीजें नहीं मिली है, कोई अभिलेख नहीं मिला है कि उसके बाद कौन कौन से राजा हुए, क्या क्या उन्होंने काम करे, ये सब चीजों के हमें प्रमाण नहीं मिले, यानी कि अभिलेख नहीं मिले। लेकिन जो जनश्रुतियां हैं, जैसे कि आपके जागर लगते उनमें जो कहानियां हैं, या लोगों के मुंह से जो बातें सुनी 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 करके हम तक पहुंच गए पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके द्वारा ही हमें कुछ चीजें पता चलती है कि उस समय कुछ राजा और हुए, जैसे कि आपके प्रीतम देव, धामदेव, ब्रह्मदेव, वीरदेव क्या हुए, ये कुछ और कार्तिकेय वंश के क्या हुए, कुछ प्रमुख राजा हुए। उसके बाद के जो वीरदेव थे वो इस वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि कत्यूरी वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक कौन थे, तो वो कौन थे, आपके वीरदेव थे। इनकी उपाधि क्या थी, महाराजा धीराज की उपाधि थी। और वीरदेव जब राजा बने तो इन्होंने इतने सारे टैक्सेस जनता पे लगा दिए कि इनकी जनता इनसे बहुत ज्यादा दुखी थी। अब इतने सारे टैक्स लगाओगे तो जनता क्या होगी, दुखी ही होगी। अब जब इतने लोग परेशान हो गए तो इनके जो सेवक थे, जो इनकी सेवा करने का काम किया करते थे, इनके साथ काम किया करते थे, उन्होंने षड्यंत्र रच के क्या करी, इनकी हत्या करवा दी। ठीक है, इनकी मृत्यु के पश्चात फिर कत्यूरी वंश क्या हो गया, बिखर गया, क्योंकि जैसा कि इतिहास में होता हुआ है, जब तक कोई शक्तिशाली शासक किसी वंश में रहता है तब तक वो वंश बढ़िया चलता है। जैसे ही आने वाली पीढ़ी में कोई भी शक्तिशाली शासक अस्तित्व में नहीं रहता तो फिर उस वंश का पतन हो जाता है, वो अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाते हैं और फिर उसका इतिहास धूमिल हो जाता है। तो इसी के साथ क्या हुआ, जब वीरदेव की मृत्यु हुई तो उसके बाद कोई भी अच्छा शासक नहीं हुआ इस वंश में, तो इनका जो वंश है वो बिखर गया, अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया, जैसे कि आपके डोटी में और सीरा, फलदाकोट, इन सब में अलग अलग विभाजित हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ समय पश्चात चंद राजाओं ने इन सभी राजाओं को हराकर कुमाऊं क्षेत्र में किसकी स्थापना करी, चंद वंश की स्थापना करी। अब देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। आगे बात करते हैं तो कार्तिकेयपुर का जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। सबसे ऊपर कौन होगा, राजा है, सबसे ऊपर आपके कौन है, राजा है, तो प्रशासन के शीर्ष स्थान पर भी कौन होगा, टॉप पे आपका राजा। उसके बाद कौन होंगे आपके उपरीक या राज्यपाल। ये जो इनका पूरा राज्य था वो क्या था, बहुत सारे प्रांतों में विभक्त हुआ करता था। ठीक है, और प्रांतों में विभक्त जो राज्य, उसका जो प्रधान होगा वो कौन कहलाता था, उपरीक या राज्यपाल कहलाता था। ठीक है, जैसे बड़ा राज्य है, कई सारे प्रांतों में विभाजित हो गया, तो जो सारा राज्य है उसका शासन किसके पास है, राजा के पास है। प्रांतों में विभाजित हो गया तो हर प्रांत का शासन किसके पास होगा, उपरीक या राज्यपाल के पास होगा। दूसरे थे फिर आपके विषयपति। अब जो प्रांत है उसको फिर किसमें डिवाइड किया गया था, जिलों में या विषयों में। देखो डिस्ट्रिक्ट को उस समय विषय बोला जाता था, आपको ये याद रखना है। जैसे अभी है ना हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट है, पहले उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड का सीएम हो गया। ठीक है, फिर हमारा उत्तराखंड क्या है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में विभाजित है, फिर डिस्ट्रिक्ट में भी क्या अलग अलग आपके शहर है, ऐसे करके।
तो ऐसे ही समझ लो उस समय जो आपके विषय पति थे वो क्या थे, प्रांत आपके फिर जिलों में विभाजित थे, ठीक है। और हर जिले का जो प्रमुख था उसे क्या बोलते थे, विषयपति बोलते थे। क्या बोलते थे, विषयपति बोलते थे। अभी जैसे जिले में हम क्या बोलते हैं, डीएम बोलते हैं, वैसे उस समय जिले को क्या बोला जाता था, विषय बोला जाता था, और उस विषय के प्रमुख को क्या बोलते थे, विषयपति बोलते थे, ठीक है। तो ये वर्ड्स आप याद रखना, यहां से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पेपर में। उसके बाद अगला है कि पदाधिकारी और उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी ब्यूरोक्रेट्स कौन कौन थे, इकोनॉमी कैसी थी, वो देखते हैं। तो कत्यूरी शासनकाल में जो राजा थे वो आपके प्रमुख थे। राजा को ईश्वर का अंश माना जाता था कि ईश्वर ने ही उसे धरती पर भेजा है शासन करने के लिए, इस प्रकार की चीजें थी। दूसरा आपके कुछ अधिकारी हैं, इसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैच द फॉलोइंग करके भी आ सकता है। दूसरा आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि ये किस चीज का अधिकारी था, ऐसे करके। तो जैसे इसमें आपका हस्त्या शवोच्च बलाधिकृत है, ये था आपकी जो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो कौन कहलाएगा, आपका हस्त्या शवो बलाधिकारी, ठीक है। थोड़ा सा टफ है पढ़ने में, पढ़ लेना। दूसरा है आपका प्रांतपाल, तो सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके पास होती थी वो कहलाता था आपका प्रांतपाल। तीसरा है आपका धट्टपाल, धट्टपाल होता था आपके जो गिरिद्वार है उनके रक्षक को हम क्या कहते थे, धट्टपाल कहते थे। अगला है आपका वर्मपाल, तो वर्मपाल क्या करता था, जो भी सीमा के आर पार लोग जा रहे हैं उन पे नजर रखता था। जैसे कस्टम वाले होते ना, देखते हैं कौन जा रहा है, कौन क्या लेके आ रहा है, कौन गया, तो वो आपका उस समय कौन होता था, वर्मपाल होता था। दूसरा हो गया आपका नरपति, नरपति का ये काम था कि नदी घाट पर जो भी यातायात की सुविधाएं हैं उसको देखने का काम किसके पास था, नरपति के पास था। एक है आपका गौलमिक, देखो गौलमिक से रिलेटेड क्वेश्चन अभी रिसेंट किसी एग्जाम में पूछा भी गया, इसको ध्यान रखना। तो पैदल सेना का जो प्रमुख हुआ करता था उसे क्या बोलते थे, गौलमिक बोलते थे, ठीक है। इसी प्रकार से अश्वरोही सेना का जो प्रधान है उसे क्या बोलेंगे, अश्व बलाधिकृत बोलेंगे। तो ये तो इजी है, अश्व से आप सीधे लगा सकते हो आइडिया की क्या होगा। वैसे हस्ती बलाधिकृत हो गया आपका गज सेना का प्रमुख। उष्ट्र बलाधिकृत आपका, देखो उष्ट्र से पता चला तो किसका हो गया, जो उष्ट्र रोही है, जो ऊंट वाली सेना है उसका प्रमुख कौन होगा, आपका उष्ट्र बलाधिकृत होगा। तो ये आपका गौलमिक आपसे पूछा भी गया था किसी एग्जाम में, तो आप इसको याद रखना। अगला है आपका जो दांडिक था, दांडिक नामक अधिकारी हुआ करते थे, उनके पास दंड हुआ करता था। खड़गिक नामक जो अधिकारी थे उनके पास खड़ग यानी कि तलवार हुआ करती थी। इसके साथ साथ ही एक दोष पराधिक नाम का भी एक अधिकारी हुआ करता था। ये क्या करता था, दोष पराधिक या अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। इसके साथ साथ जो अगर इनकी अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की बात करें कि कैसे इनकी इकोनॉमी चलती थी, तो इनकी इकोनॉमी का जो मेन आधार था वो था आपका एग्रीकल्चर, कृषि। दूसरा इसके साथ जो खनिज संपदा है, जो मिनरल्स होते हैं वो था, और तीसरा हो गया आपके फॉरेस्ट, ठीक है। अगला है आपका राज्य में आपके भोगपति और शोल्लिक नामक भी एक अधिकारी हुआ करते थे जो कि टैक्स वसूला करते थे। तो भोगपति नाम से ही पता चल रहा है किसको ग्रहण करवाएगा, भोग की वसूली करेगा, और शोल्लिक आपका शुल्क की क्या करेगा, जो आपका नॉर्मल टैक्स वगैरह होता है, फी वगैरह होती है, उसकी वसूली करते थे, ठीक है। तो ये अधिकारी हुआ करते। अगला है भूमि की, अब भूमि को नापा कैसे जाए, अभी आप नापते हो स्क्वायर फीट में, हेक्टेयर में, इस टाइप से नापते हो, तो उस समय भूमि कैसे नापी जाती, तो उस समय भूमि नापी जाती थी जितने बीज एक भूमि पे उगाए जा सकते हैं उस हिसाब से क्या होती थी, उस भूमि की नाप होती थी। जैसे कि अगर आपने अभी भी पहाड़ों में सुना होगा एक नाली भूमि, दो नाली भूमि, तो एक नाली भूमि का मतलब कि उसमें एक नाली अनाजों को, बीजों को क्या हो सकता है, बोया जा सकता है। तो बीज की मात्रा के आधार पर क्या करा, जो लैंड है आपकी उसको नाप लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो नाली है ये आपका चलता था, एक नाली भूमि। अभी भी आप पहाड़ों में जाओगे तो आपको नाली के रूप में भूमि, अगर आपने दादाजी लोगों से पूछोगे कि आपके पास कितनी जमीन है हमारे गांव में, तो आपको नाली में बताएंगे कि हमारे पास इतनी नाली जमीन है, ऐसे करके, ठीक है। अगला है आपका क्षेत्रपाल, तो राज्य में कृषि की यानी एग्रीकल्चर के वेलफेयर में जो भी उसको कैसे और प्रोग्रेस किया जा सकता है उसका जो काम करता था वो करता था आपका क्षेत्रपाल। फिर है आपका प्रभावतार, प्रभावतार का काम था जो कार्य भूमि है उसको मेजरमेंट करना, यानी जो वर्क एरिया है उसकी लैंड को मेजरमेंट करने का काम किसका होता था, प्रभावतार का काम होता था, ठीक है। आपको याद रखने पूछे जाते हैं। अगला है आपका उपचारिक या पट्ट कोषाचारिक, तो ये क्या करते थे, जो भूलेख होते थे आपके, जो लैंड के रिकॉर्ड्स होते थे उसको रखने के लिए, उसको देखने के लिए, मतलब से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होता था, ये उपचारिक या पट्ट कोषाचारिक होता था, ठीक है। उसके बाद है आपका खंडपति या खंड रक्षा स्थानाधिपति, इसका काम क्या होता था, देखो खंड से वैसे मिल तो नहीं रहा, ख से, बस ऐसे याद रखना कि ख से खंड, ख से खनिज, ठीक है। तो खनिज के साथ वन संबंधी भी लगा लो। तो खनिज यानी जो मिनरल्स है और जो फॉरेस्ट रिलेटेड है उससे रिलेटेड जितने भी उद्योग थे उसकी रक्षा करने का काम किसका था, ये खंडपति का, और इसको एक और नाम था इसका खंड रक्षा स्थानाधिपति, ठीक है। अगला है आपका कुछ और फैक्ट्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा प्रशासन
और हमने देखा कि कौन कौन से राजा हुए, किसके बाद क्या क्या हुए, और उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम किए, और हमने सिर्फ वही इंपॉर्टेंट काम देखने हैं जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पूरे हमने पीएचडी नहीं करनी है, तो हम उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब देखो कुछ और फैक्ट्स भी हैं जो थोड़े रैंडम थे, तो मैंने यहाँ एक साथ कलेक्ट कर दिया है उन्हें, तो उनको देख लेते हैं। तो जोशी मठ के जो नरसिंह मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया? वो आपके बसंत देव द्वारा करवाया गया। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, लास्ट में भी बता देती हूँ। और इसके साथ साथ जो पद्मदेव है उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर को क्या करी थी? भूमि दान में दी थी। इसके साथ साथ जो जागेश्वर मंदिर है उनका निर्माण का कार्य, उनके जीर्णोद्धार का कार्य भी किसने किया था? कत्यूरी राजाओं द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला है कार्तिकेयपुर राजवंश के जो इष्टगण देव का जब शासन था, जब वो राजा थे, तो उनके शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में आए थे और उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ इन मंदिरों को दोबारा से ठीक करवाया था। ठीक है, और इन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना भी करी थी। और जो आदि गुरु शंकराचार्य उन्होंने यही फिर 820 ईस्वी में केदारनाथ में उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। आपको जो कत्यूरी वंश है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर कर दें, और अपने जो भी आपके विचार है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।